अभी हम अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस और सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा ही चैप्टर का नाम है एसिड, सबसे पहली चीज़ एसिड। तो क्वेश्चन उठता है कि एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है जो वाटर में जाके हमें H+ आयन देता हो। एसिड हमें H+ आयन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बेस क्या होता है। बेस क्या होता है जो हमें OH- आयन देता हो। जैसे भी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे वो हमें हाइड्रोजन आयन देता है, यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है। प्लस का मतलब होता है कैटायन और माइनस का मतलब होता है एनायन। ओके, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, देखो HCl, H2SO4, HNO3 और भी बहुत सारी एसिड्स होती है। बेस की बात करें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम भी पढ़ाई थी मैं आपको लास्ट चैप्टर में, क्या बोलते हैं, स्लेक लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेक लाइन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैं आपको ये सब पढ़ाई हूँ। देखिए ये हमें H+ देगा ना, H+ और Cl-। यहाँ देखिए 2H+, SO4 2-। यहाँ देखिए H+, NO3-। थोड़ा समझ में आया, सब H+ दे रहे हैं ना। एसिड आर दोज विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन वी डिसोल्व इट इनटू वाटर। वाटर में जाके ही स्प्लिट होता है, वाटर में जाके ही हमें ये हाइड्रोजन आयन मिलता है। विदाउट वाटर ये स्प्लिट ही नहीं होगा, ये ब्रेक ही नहीं होगा। एसिड हाइड्रोजन आयन तभी देगा आपको जब वाटर की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। देखिए NaOH को तोड़ते हैं, Na+ OH- आयन, Ca2+ 2OH- आयन। देखिए मैं चार्ज बैलेंस कर रही हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखिए एक प्लस है, एक माइनस है। यहाँ Ca के ऊपर 2+ है, 2 का प्लस है, 2+ है ना। यहाँ देखिए OH के ऊपर सिर्फ एक ही माइनस था। OH- इसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मुझे बराबर करना है तो मैंने इसके आगे 2 लगाया है, ना कि इसको चेंज करके 2 या और कुछ लिखने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जिस्ट इसी स्टेट में करता है। तो जब भी चार्ज बैलेंस करते हैं, जो नंबर होता है वो आगे लगाया जाता है। ये मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1+, 1-। SO4 के ऊपर 2- था, यहाँ पे H के ऊपर सिर्फ सिंगल प्लस था। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 यूज किया। ओके, ऐसे आप हर किसी में देख सकते हो। हल्का सा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, हल्का सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि एसिड किसे कहते हैं और बेसिस किसे कहते हैं। चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, ये मैंने हल्का सा बताने की कोशिश की। एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए जो एसिड होता है ना, उसको जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें सोर टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। और जो बेस होता है उसको अगर हम टेस्ट कर रहे होते हैं, बेसिक किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा बिटर टेस्ट आता है। सोर मतलब क्या होता है, थोड़ा खट्टा, और बिटर मतलब क्या होता है, थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे आप लेमन जूस पी रहे हो, थोड़ा एसिडिक होता है, बल्कि काफ़ी एसिडिक होता है। 2 to 3 के बीच में इसका pH होता है, तो ठीक ठाक एसिडिक होता है। देखो इनो अगर आप यूज़ कर रहे हो, इनो जो होता है बेसिक होता है। इनो यूज़ किए होंगे ना आप, या आपकी फैमिली में कोई यूज़ किया होगा इनो। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो इनो पानी में घोल के यूज़ किया जाता है। थोड़ा आइडिया मिला कि इनका टेस्ट कैसा होता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में बोला गया है कि जब आपकी फैमिली में कोई एसिडिटी से सफ़र कर रहा हो तो आप उसको क्या ही रेमेडी दोगे, मतलब क्या ही दोगे। देखिए एसिडिटी की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, ओवरऑल एसिड का जो अमाउंट है ना, एसिड का जो ओवरऑल अमाउंट है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा देती हूँ। मान के चलो
आपके गैस्ट्रिक जो जूस है, स्टमक का जूस है, स्टमक में HCl होता है, सबको पता है। आपके पेट में आपके जो अमाशय होता है, जो स्टमक होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ठीक है। देखिए मान के चलो एग्जाम्पल है 5 ml HCl है, ठीक है। और हमारे म्यूकस सीक्रेट होता है ग्लैंड्स के थ्रू, मान के चलो 3 ml म्यूकस सीक्रेट हुआ, जो कि बेसिक्स है, ठीक है, पहला। सेकंड देखो, वही सेम 5 ml है, और जो म्यूकस का सीक्रेशन है वो कम हो गया इस बार, म्यूकस का सीक्रेशन कम हो गया इस बार, ठीक है। लेट अस एग्जांपल कि 2 ml हुआ, ये एसिड है, और ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ओके। यहाँ पे देखो 1 2 3 आंसर ओवरऑल क्या आया 2 ml। या देखो 1 2 1 2 ओवरऑल आंसर क्या आया 3 ml। ये एसिड को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा था, एसिड का जो इफेक्ट है ना उसको नलीफाई करने की कोशिश कर रहा, खत्म करने की कोशिश कर रहा था। देखिए इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, ये पहले तो इसी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि ओवरऑल जो अमाउंट है ना एसिड का वो इंक्रीज हो गया, ओवरऑल जो अमाउंट एसिड का वो इंक्रीज हो गया। तो आप क्या कहेंगे, एसिडिटी हो गई, एसिड का अमाउंट बढ़ गया आपके स्टमक में। ये एग्जाम्पल था समझने के लिए। देखिए ये एक बीच में मिडल रो है, इधर 5 बच्चे हैं जो रस्सी खींच रहे हैं, इधर 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि 5 बच्चों की तरफ झुकाव ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है 5 की तरफ झुकाव ज्यादा होगा। इधर 5 थे, इधर 3 थे, तो 5 की तरफ झुकाव ज्यादा था। मान के चलो ये मिडल रो है, तो पहले जो पॉइंट बन रहा था झुकाव का, मान चलो यहाँ बन रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसमें से जैसे मैंने बोला कि म्यूकस का सीक्रेशन कम हो गया, जो उसको बेसिक इफेक्ट दे रहा था, इसमें से एक बच्चा को चोट लग गई, वो हट गया, ठीक है। तो इधर 5 है, इधर 3 है, तो ये इन पे और भारी पड़ेंगे ना। तो पहले जो ये इतना दूर थे इस लाइन से, अब ये और ज्यादा दूर हो जाएंगे, अब ये पॉइंट और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल चेंज हो गया ना, वो ज्यादा हो गया, मतलब ओवरऑल चेंज ज्यादा हो गया। अब वो और उनकी तरफ पलड़ा भारी हो गया, अब एसिड का पलड़ा और भारी हो गया, इसका अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया। तो इसी को बोल सकते हैं कि एसिडिटी हो गई। सी एसिडिटी, तो अभी क्या कर सकते हैं, एसिडिटी में हम इनो का यूज कर रहे हैं, एसिडिटी में हम किसका यूज कर रहे हैं, इनो का यूज। इनो ने क्या किया, इनो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इफेक्ट देता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक और म्यूकस, इन्होंने क्या किया, एक और बेसिक इफेक्ट को बढ़ा दिया, ठीक है, बेसिक इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसने अभी बढ़ा के इसको 3 ml कर दिया, ठीक है। तो अभी ये वाला पॉइंट और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो पहले जैसी कंडीशन आ गई इनो यूज करने के बाद, तो अभी आपकी एसिडिटी खत्म हो गई। अभी आप एक नॉर्मल जो आपका स्टमक में जो फंक्शन होना चाहिए उसी हिसाब से होगा, बैलेंस है, एसिड जितना होना चाहिए उतना है, बेस जितना होना चाहिए उतना है। म्यूकस की सिक्रेशन कम हुई थी, इन्होंने उसको ओवर पार कर दिया, उस इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश की जो बढ़ गया था, ठीक है। समझ में आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंडिकेटर्स। क्या डालेंगे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंडिकेटर्स कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा होगा, इंडिकेटर्स कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे देखिए रेड लाइट आपको क्या इंडिकेट करती है ट्रैफिक सिग्नल में, कि आपको रुकना है, राइट। येलो लाइट कि आप चलने के लिए तैयार हो जाओ, ग्रीन लाइट कि अभी आप चल सकते हो, आपको परमिशन है। वो सिंबल है ना कुछ इंडिकेट कर, वो हमें बता रहा है हमें क्या करना है। तो इस चैप्टर में जो हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे वो भी इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ये एसिड है या बेस है। यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा है क्या, कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ओके। इस चैप्टर में इंडिकेटर्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है, जो हमने सब्सटेंस लिया है,
वो एसिडिक है या बेसिक, वो हमें बताएंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। ओके, देखिए इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, देखिए इनके एग्जाम्पल पढ़ते थोड़ा। नेचुरल में जैसे बात कर सकते हैं लिटमस, लिटमस पेपर टेस्ट होता है जो आपको बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है। दूसरा हम बात कर सकते हैं टर्मरिक, दूसरा हम बात कर सकते हैं टर्मरिक। सिंथेटिक में हम बात कर सकते हैं फिनेफ्थोलिन, फिनेफ्थोलिन। नेक्स्ट बात कर सकते हैं मिथाइल ऑरेंज। आपके एनसीईआरटी में इसके अलावा भी बहुत सारे दिए हैं, जैसे रेड का बेस दिया है, बहुत सारे कलर्ड पेटल्स दिए हैं, हाइड्रोजीनिया, पिट्यूनिया, ऐसा बहुत सारे कलर्ड पेटल्स दिए। ओके, देखिए नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर है वो नेचर में मिल रहे हैं, ओरिजिनल उनका जो फॉर्म है वो नेचर में है। लिटमस नेचर में मिल रहा है आपको, हल्दी या टर्मरिक है वो नेचर से आपको प्राप्त हो रही है, क्रॉप से, प्लांट से प्राप्त हो रही है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि इनको ह्यूमन ने बनाए, ह्यूमन मेड है। जैसे आपको कॉटन है वो आपको मिलता है, आपने खेत से कॉटन लेके आए, कपास तो लेके आए, लेकिन उससे जो शर्ट बनाई है वो ह्यूमन ने या फिर मशीन्स ने बनाई है, तो ह्यूमन मेड हो गई, वो सिंथेटिक हो गई। ओके, देखिए और क्या बात कर सकते हैं नेचुरल में, देखिए और बात करते हैं। आपने खाद देखा होगा, मैन्योर देखा होगा, काउ डंग जो होता है, गाय का गोबर हो गया, वो खेतों में ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज होता है। खेतों में कूड़ी होती है, उसको खेतों में डाला जाता है सोइल के एनरिचमेंट को बढ़ाने के लिए, उसको और फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन वो नेचुरल वे है। काउ डंग है वो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है। वहीं अगर आप डीएपी डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, ये सब सिंथेटिक है, ये सब ह्यूमन मेड है। ये जो फर्टिलाइजर्स है वो बनाए गए हैं, नेचर में ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को आइडिया मिला होगा। अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए देखो, स्टार्ट हम लोग करते हैं लिटमस से, स्टार्ट करते हैं लिटमस से। जो लिटमस है एक नेचुरल इंडिकेटर है, हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, एक एल्गी से। और बायोलॉजिकली बात करते हैं थैलोफाइटा, ये एल्गी है जिसका साइंटिफिक नेम है थैलोफाइटा। लिटमस हमें मिलता है एक एल्गी से, और उस एल्गी का नाम क्या है, लाइकन। उस एल्गी का नाम क्या है, लाइकन। लाइकन के बारे में आप लोग थोड़ा आइडिया होगा कि लाइकन क्या होता है, एल्गी और फंगाई का मिक्सचर होता है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ है, एल्गी और फंगाई, लाइकन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एल्गी को थैलोफाइटा भी कहते हैं, जैसे ह्यूमंस को होमो सैपियंस कहते हैं ना बायो की लैंग्वेज में, सेम ऐसे ही। ये थोड़ा इसका इंट्रो था कि लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकन से। ठीक है, लाइकन क्या है, एक एल्गी है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में देखते हैं लिटमस क्या करेगा, एसिड बेस के बारे में इंडिकेट करेगा कि एसिड है या बेस है, ये बताएगा हमें। ये इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, देखिए इसका कलर, इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है, नेचुरल कलर इसका पर्पल होता है। पर्पल होता है। ओके, ठीक है, देखिए अगर आप इसको एसिड में और आप इसको बेस में, तो ये कलर चेंज करेगा। एसिड में डालोगे, एसिड के 2 ड्रॉप डालोगे लिटमस पेपर में तो कलर कुछ और आएगा, बेस के 2 ड्रॉप डालोगे तो कलर कुछ और आएगा। कैसे, एसिड के अगर ड्रॉप डालोगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, और बेस के डालोगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा। देखिए काम का क्या है, काम का है कि वो किस में चेंज हो रहा है,
किस में चेंज हो रहा है? आपके पास मान के चलो एक ही कलर है, कुछ भी वाइट ही है, आपने 2 ड्रॉप डाले, अब वो किस कलर में चेंज हो रहा है, उसी से आपको आइडिया मिलेगा ना कि वो क्या है। एक लिटमस पेपर था, उस पर आपने ड्रॉप डाला किसी सॉल्यूशन, देखो कोई सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है और ये बी दूसरा सॉल्यूशन है। ओके, देखिए मुझे पता है, मान के चलो इसमें मैंने HCl का सॉल्यूशन डाला है, मान के चलो इसमें मुझे NaOH का सॉल्यूशन मैंने डाला है, इसकी 2 ड्रॉप मैंने उठाई, ठीक है, पिक किया, उसको लिटमस के ऊपर डाला, लिटमस पेपर के ऊपर। अगर लिटमस पेपर रेड हो जाता है, अगर लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो वो एसिड है, ठीक है। अगर वो लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो बेसिक सॉल्यूशन रहा होगा, कि उसका कलर ब्लू में चेंज हो रहा होगा। थोड़ा सा समझ में आया? देखिए याद कैसे रखोगे, जो बेस होता है ना उसमें ब्लू हो जाता है, बेस में कैसा हो जाता है? ब्लू। देखो इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर सेम है, तो थोड़ा निमोनिक यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हुआ? आगे चलो, देखिए नेक्स्ट। अभी हम लोग लिटमस कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा हम फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और टर्मरिक का भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा एक टेबल बना लेते हैं, आपको थोड़ा काम आएगा। देखिए टर्मरिक, सेकंड क्या है? फिनोफ्थलीन, थर्ड क्या है? मिथाइल ऑरेंज। देखिए अगर एसिड की ड्रॉप डालेंगे तो क्या कलर देगा, और अगर बेस की ड्रॉप डालेंगे तो क्या कलर देगा। देखो कलर आप लोगों को याद करने होंगे, ये स्टैटिक पार्ट है, फैक्ट है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। टर्मरिक को एसिड में डालोगे तो येलो है, उसको अगर बेसिक एक्सपोजर दोगे, बेसिक सॉल्यूशन, अगर बेस कोई बेसिक इफेक्ट अगर उससे टच हो जाएगा तो डीप रेड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, हल्दी का अगर कोई स्टेन लगा है आपके कपड़ों पे, हल्दी का कोई दाग लगा है, उसके ऊपर सोप यूज करो आप, जैसे आप उसके ऊपर सोप यूज करोगे तो डीप रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोप जो है वो बेसिक है, जो सोप जो साबुन होता है वो बेसिक होता है। अब उसी हल्दी पे ये जो टर्मरिक है, बेसिक एक्सपोजर अगर मिलेगा तो वो डीप रेड, एकदम गाढ़ी लाल रंग की हो जाएगी। आप स्टेन तो नहीं, किसी खराब कपड़े पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा हल्दी डाल के, पानी, सोप यूज करके एक स्टेन बन जाए, एक दाग लग जाए, उसके बाद सोप यूज करके देखो तो आपको डीप रेड दिखेगा। तो बहुत सारा पानी डाल दोगे तो साफ हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। देखो फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन की अगर मैं बात करती हूँ, एसिड में वो अपना कलर ही छोड़ देता है, कलर लेस हो जाता है। वहीं बेसिक एक्सपोजर दोगे तो अपना कलर चेंज करके पिंक कलर का हो जाएगा। ओके, मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में रेड कलर शो करेगा और बेस में येलो कलर शो करेगा। ये स्टैटिक पार्ट है, आप लोगों को याद करना होगा, कोई और इसका ट्रिक नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंडिकेटर, तो इंडिकेटर इज समथिंग विच टेल यू अबाउट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जो मैं ये बताता है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक, वो में इंडिकेट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिटमस तो कंफर्म ही याद रखना है, इसमें से भी एक दो एग्जाम्पल याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए आगे चलते, नेक्स्ट। देखिए इसमें एक और हेडिंग दी हुई है आप लोगों से कि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स।
olfactory indicators। देखिए olfactory indicators वो इंडिकेट, जैसे वो कलर चेंज की वजह से इंडिकेट कर रहा था ना, दो मैंने आपको नेक्स्ट लास्ट प्रीवियस हेडिंग बताई, उसमें कलर चेंज हो रहा था। तो olfactory इंडिकेटर्स में क्या होता है, स्मेल में चेंज आता है, उसकी जो खुशबू होती है ना स्मेल की, उसमें चेंज आता है। olfactory इंडिकेटर्स में किस में चेंज आएगा, ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब स्मेल। ओके, स्मेल चेंज होगी। ठीक है, देखो होगा क्या, अगर एसिडिक एक्सपोजर दोगे तो अपनी स्मेल को रिटेन करेंगे, रिटेन इट स्मेल। अगर उसको बेसिक के टच में लाओगे, तो कोई स्मेल ही नहीं देगा, उसकी सारी स्मेल खत्म हो जाएगी, नो स्मेल। और वो कैसा हो जाएगा, ऑर्डरलेस। कैसा हो जाएगा, ऑर्डरलेस। ऑर्डर मतलब स्मेल, लेस मतलब नो स्मेल, कोई स्मेल ही नहीं है, स्मेल खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आया। olfactory indicators are those indicators which tell us about it is acidic or basic by changing its smell। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि whether it is acidic और बेसिक। कैसे बताते हैं, स्मेल के थ्रू। जैसे वो कलर के थ्रू बताते हैं, रेड हो रहा है, पिंक हो रहा है, येलो हो रहा है, ये स्मेल के थ्रू बताते हैं। ओके, एसिडिक अगर सॉल्यूशन एसिडिक टच दोगे, एसिडिक एक्सपोजर दोगे तो स्मेल बनी रहेगी। अगर उसको आप बेसिक एक्सपोजर दोगे, बेसिक सॉल्यूशन के टच में लाओगे तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, ऑर्डरलेस। ठीक है, देखिए अब olfactory इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो देखिए एनसीईआरटी में लिखा है ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। वेनिला, ये ए है बेटा, वेनिला। देखिए ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल नेचुरली एसिडिक दोगे अगर आप इसको मीडियम एक्सपोजर, तो इनकी स्मेल रहेगी। आपने लोगों ने ओनियन की स्मेल देखी होगी ना, स्मेल किया होगा ना। अगर उसको एसिडिक टच दोगे, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम दोगे तो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन दोगे, बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाल दोगे, बेसिक एक्सपोजर दोगे, तो ओनियन की स्मेल ही खत्म हो जाएगी। साइड में ओनियन रखी भी होगी तो भी आपको नहीं पता चलेगा। ओनियन की एक अलग ही स्मेल आती है ना, एक अलग ही, आप उसको एक अलग ही ऑर्डर होता है उसका। अगर बेसिक एक्सपोजर दे दोगे उसको तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि साइड में ओनियन रखी है, क्योंकि उसकी स्मेल ही खत्म हो जाएगी। ये उसको ऑर्डरलेस बना देता है। ऑर्डर मतलब स्मेल, लेस मतलब विदाउट, नो स्मेल। ओके, आगे चले। व्हाट इज olfactory इंडिकेटर्स और व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल। डिफाइन करो इसको, इसके एग्जाम्पल दो एक दो। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया कि ठीक है, मैं तो पता चेंज होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। देखिए नेक्स्ट एनसीईआरटी बात करती है क्वेश्चन, उसको पॉइंट 2.1 समथिंग ऐसे हेडिंग सब हेडिंग्स में तोड़ा हुआ है। देखिए मान के चलो क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल देखिए इसके दो पार्ट हो सकते हैं कि क्या होता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी और क्या होता है जब बेस एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, इसको दो पार्ट में समझेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पार्ट बात करेंगे एसिड रिएक्ट विद मेटल। एक एसिड हो एक मेटल हो, आपस में रिएक्ट हो रहा हो। ठीक है, देखिए एसिड प्लस मेटल
गिव अस दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करती है तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस से इवोल्व करती है। एग्जांपल देती हूँ, एसिड का एग्जांपल लो HCl, मेटल का एग्जांपल लो Na। देखिए HCl हाइड्रोजन आयन देगा, एसिड होता है हाइड्रोजन आयन देता है, अभी बताया था H प्लस Cl माइनस। Na जो है वो प्लस की फॉर्म में रहता है, Na जो है सोडियम प्लस की फॉर्म में रहता है। एक ये मैं थर्ड चैप्टर में आप लोगों से सबकी बात करूँगी। थोड़ा आइडिया देखते हैं कि कैसे ये आपस में रिएक्ट किए होंगे। देखिए यहाँ पे भी 1 प्लस 1 माइनस है ना, बराबर होना चाहिए ना, चार्ज बैलेंस होना चाहिए ना। देखो 1 प्लस 1 माइनस है ना। मेनली हम नॉर्मल क्लासेस में चार्ज बैलेंस ही रखते हैं, या फिर कुछ आप ऐसे देखेंगे भी जिनमें चार्ज बैलेंस नहीं होता, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मेनली हम छोटी क्लासेस में थोड़ा ऐसे ही देखिए। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ H2SO4। तो देखिए 2H प्लस SO4 2 माइनस, 2 माइनस है ना, और 2H प्लस 1 प्लस इंटू 2 हो गया ना। तो चार्ज बैलेंस ही रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे जहाँ नहीं भी होगा, लेकिन आपको अपनी हायर स्टडीज़ में देखिए 1 प्लस 1 माइनस। अब ये प्लस वाला है, ये किससे रिएक्ट करेगा? माइनस वाले से, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन होगा? NaCl। समझ में आया? आगे प्लस H2 गैस इवोल्व हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। देखिए बैलेंस करते हैं, H इधर 2 है, 2 कर देंगे। जैसे इधर 2 करेंगे, अब H तो बैलेंस हो गया, Cl इम्बैलेंस हुआ तो Cl को बैलेंस करेंगे। अब Cl जैसे ही बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस करना है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। सुने हो जैसे चुंबक है, उसमें जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल, एक चुंबक के 2 पोल्स को अगर करीब लाओगे तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। और अगर डिफरेंट पोल्स को करीब लाओगे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, वो चिपक जाएंगे। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होगी, यहाँ पे रिपेल की प्रॉपर्टीज होगी, रिपल्शन होगा। सेम ऐसे ही जब आप आयंस एक दूसरे के साथ उनको किसी भी सोल्ट का, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से जाके रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही बन सकता है NaH, ऐसे नहीं बनेगा। आगे चले, देखिए ये जितनी भी बात मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये जनरल एग्जाम्पल होते हैं कि मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा। हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन आप तब पढ़ोगे तब आपको जनरल पता होगा। तो जैसे जैसे आपकी आगे आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, आप अपनी हायर क्लासेस में जाओगे, आप नॉलेज ज़्यादा अटेन करोगे, आपको इनके एक्सेप्शंस भी पता चलेंगे किसी भी चीज़ के। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए पहले आपको जनरल के लिए प्रिपेयर करना होगा, फिर आपको एक्सेप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ भी आएगा कि ऐसा क्यों होगा, इसने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों शो किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करें, देखिए एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट कर चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट विद मेटल, व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल। देखिए बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का, और सेम हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे बेस लाओ NaOH, मेटल लेके आओ एक जिंक, Zn जिंक, क्या किसका फॉर्मेशन हुआ? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। देखिए ये बेस है, ये क्या है? बेस है, ये आपके साथ मेटल है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। बेस मेटल साथ रिएक्ट करेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी।
देखिए सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, ये रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन नहीं है कि एकदम कि सारे के सारे बेस मेटल्स हैं, कुछ ही बेस होते हैं, सॉरी कुछ ही मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। और उन कुछ ही मेटल्स में हम एग्जांपल दे तो जिंक ऐसा कर लेता है, एल्यूमिनियम ऐसा कर लेता है। ये 2-3 मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है एल्यूमिनियम हो मेटल उसकी प्रेजेंस में हो जाएगी, जिंक की प्रेजेंस में हो जाएगी, एक्सेट्रा। हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। करता है, हाँ करता है, लेकिन कुछ ही कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाते। ओके, सारे सॉल्ट का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाते। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन acid react with metal carbonates? देखिए क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। देखिए किसका रिएक्शन हुआ, एसिड का हुआ, किसके साथ हुआ, मेटल कार्बोनेट के साथ हुआ। तो किसका फॉर्मेशन होगा, अभी बनेगा सॉल्ट, बनेगा CO2, बनेगा H2, 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। HCl एसिड, Na2CO3, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl का, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। सब बैलेंस है, नहीं, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगाएंगे, C यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 और 3 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया, Cl यहाँ पे जैसे ही Cl2 हो गया, यहाँ पे Cl2 यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन तो हो गया। देखिए अब ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का, CO2 का और वाटर का। थोड़ा देखते हैं सॉल्ट का कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा। H+, Cl-, 2Na+, CO3 2- हुआ क्या होगा, ये NaCl से जाके रिएक्ट कर गया और यहाँ पे हाइड्रोजन और CO3 2- ये कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्मेशन हो गया। एक ऑक्सीजन जो है इधर आके वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, देखिए आपको याद होना चाहिए कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट किया लास्ट वाली इसमें तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो किस किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ये लाइन और इसका एग्जाम्पल। ऐसे स्टेटमेंट लिखना होता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट, वाटर एंड CO2 गैस इज रिलीज्ड। किस किस का फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एक एसिड लिया, यहाँ मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट मतलब ये मेटल है, सोडियम क्या है, एक मेटल, और ये कार्बोनेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, तो मेटल और कार्बोनेट आयन, तो मेटल कार्बोनेट। ओके, फॉर्मेशन हुआ एक सोल्ट का, CO2 H2O। आगे बढ़ते हैं, देखो सेम रिएक्शन होगी, अगली रिएक्शन में बहुत कम डिफरेंस है। यहाँ पे बात करेंगे मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। देखिए मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए फिर से एसिड, फिर से मेटल का बाइकार्बोनेट, फिर से सोल्ट का फॉर्मेशन, CO2 और H2O। यहाँ क्या हुआ होगा, सोडियम आयन था, HCO3- आयन था और Cl के साथ रिएक्ट करके सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा और पानी का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों में जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरीके से आ सकता है। पहला, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है कब, जब एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए पहले क्वेश्चन ही समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ न्यूट्रल किया जा रहा है, किसी इफेक्ट को न्यूट्रल करने की कोशिश की जा रही है, इसको नलिफाई करने की कोशिश की जा रही है। देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताया था ना, HCl एसिड था, इन्होंने बेस का काम किया। इनो बेसिक आपको एक्सपोजर देगा, बेसिक आपको टच देगा। इनो बेसिक सॉल्यूशन होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिड था, मैंने आपको एसिडिटी में बताया था कि एसिड था, उसका ओवरऑल अमाउंट बढ़ गया था, तो इनो का यूज किया जिसने बेस का अमाउंट बढ़ा के एसिडिटी को नॉर्मल करने की कोशिश की। तो क्या किया, एसिड को न्यूट्रल करने की कोशिश की, उसको नलिफाई करने की कोशिश की। थोड़ा आइडिया समझ में है, नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ न्यूट्रल करने की कोशिश किया। न्यूट्रलाइजेशन, देखो टाइप ऑफ रिएक्शंस लास्ट चैप्टर में बताया था। कॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा होगा, कुछ बन रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट, किसी ना किसी को डिस्प्लेस किया जा रहा होगा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट आके डिस्प्लेस कर रहा होगा। नाम से पता चल रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में न्यूट्रल करने की कोशिश की जा रही है। किसको, एसिड और बेस आपस में खुद को न्यूट्रल करते हैं। ठीक है, अगर बेस बहुत ज़्यादा है तो एसिड उसको न्यूट्रल करता है, एसिड बहुत ज़्यादा है तो बेस उसको आकर न्यूट्रल करता है। ठीक है, जैसे 5 बच्चे इधर है, 2 इधर थे, तो न्यूट्रल करने के लिए हमने तीसरा बुलाया था जिसको हम इनो बोल रहे थे, ताकि ये जो पॉइंट था, ये जो लाइन थी जो यहाँ पे थी, क्योंकि इधर 5 थे इधर 3 थे, और जैसे इधर 2 हो गए तो और लाइन आगे बढ़ी थी, तो तीसरे बच्चे को बुला के फिर से न्यूट्रल करने की कोशिश की जा रही, फिर से कम करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर कैसे जाएगा कि जो एसिड है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। ओके, सोल्ट और वाटर बनेगा, सोल्ट और वाटर, H2O मतलब वाटर। एग्जाम्पल में बात करेंगे HCl, H बेटा ये Cl है, HCl ओके, प्लस बेस NaOH, किसका फॉर्मेशन हुआ, NaCl का Cl, और किसका हुआ, वाटर का। कैसे हुआ, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते क्या हुआ होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। एसिड है, हाइड्रोजन आयन दिया होगा, है ना, एसिड है, हाइड्रोजन आयन दिया होगा, ये टूटा H+ और Cl- में। बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन दिया होगा, टूटा किसमें, Na+ में और OH- में। देखो ये इसके साथ कंबाइन कर गया, ये H इसके साथ कंबाइन कर गया, और ये Na इसके साथ कंबाइन कर गया। ये कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर लिया, वाटर का, H2O। ठीक है, और इसने कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर लिया, NaCl, सोल्ट, टेबल सोल्ट जो आप लोग खाते हो अपने खाने में, सोल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा, NaCl का फॉर्मेशन हुआ सोल्ट और पानी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। आंसर कैसे लिखोगे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर। देखिए एक दो लास्ट रिएक्शंस पे और बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और जो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और किस किस का रिएक्शन कराया गया है। व्हाट हैपन व्हेन क्या होता है जब एसिड रिएक्ट विद
मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होता है जब कोई एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी? देखो बहुत सारे, देखो बहुत सारे अलग अलग लिखा। देखो सबसे पहले हमने मेटल से रिएक्ट करा के देखा एसिड को, दूसरी रिएक्शन में हमने उसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराया, मेटल कार्बोनेट, मेटल होगा और कार्बोनेट आयन होगा। तीसरी रिएक्शन में हमने मेटल, पहले में एसिड को मेटल से रिएक्ट कराया, दूसरी में एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट किया, तीसरे में एसिड को मेटल जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया, फोर्थ रिएक्शन में इसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे, और अभी फिफ्थ रिएक्शन में इसी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या होता होगा? एक मेटल रहता होगा और ऑक्सीजन एलिमेंट रहता होगा, जैसे कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन रहता होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता होगा। ठीक है, देखो और एक्सप्लेन करते हैं। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सेम, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सी हाउ, कैसे हुआ है? देखिए एसिड ले कोई HCl प्लस मेटल ऑक्साइड CaO, दिस अ फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 प्लस वाटर। सी आपको लग नहीं रहा, आपको लग नहीं रहा है सोल्ट एंड वाटर कब फॉर्म हुआ था? सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कब हुआ था? जब एसिड और बेस ने रिएक्ट किया था। तो एसिड और बेस ने जब रिएक्ट किया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन में तो सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ था। देखिए एसिड तो हमारे पास है, एसिड और बेस ने रिएक्ट किया होगा तभी सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। देखो एसिड भी है, सोल्ट भी है और वाटर भी है। इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट लाने के लिए हमें बेस चाहिए, तो बेस चाहिए। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कंक्लूड कर रही है कि ये बेसिक इन नेचर है। तभी तो अपना, जैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ते हैं ना कि हमारे पास 3 ऑप्शन है तो चौथा क्या होगा? लाइक रीजनिंग में पढ़ते हैं 2 × 8 है तो 3 × व्हाट? हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 2 का क्यूब यूज हुआ है तो 8 बन गया, तो इसका रिलेशन इसके हिसाब से क्या रहा होगा कि 3 का क्यूब रहा होगा तो 27 आंसर गया होगा। ऐसे रिलेशन बनाते हैं। तो मेरे पास ये भी है और मेरे पास ये भी है और मेरे पास ये भी है। ये प्रोडक्ट कब फॉर्मेशन हुए थे? लास्ट रिएक्शन में जब फॉर्म हुआ था, जब एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया था तब ये प्रोडक्ट बना था। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक रहा होगा, तभी तो सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ना। तो ये रिएक्शन हमें क्या कंक्लूजन देती है, क्या निष्कर्ष देती है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। थोड़ा आइडिया मिला आप लोगों को? समझ में आया? आगे चलो। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे इसका अपोजिट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एसिड की जगह बेस करते हैं। क्या होगा जब बेस रिएक्ट करेगा और किसके साथ करेगा? नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा ना उसके साथ रिएक्ट करेगा। पिछली बार मेटल ऑक्साइड के साथ क्या था, इस बार नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। पिछले में एसिड के साथ रिएक्ट किया था, इस वाले में बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो क्या होता है। बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ? नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। और किसका फॉर्मेशन होगा? सोल्ट एंड वाटर का, सोल्ट एंड वाटर का। देखिए बेस का एग्जांपल लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस। नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, बेस का एग्जांपल लिया, बेस का नहीं, बेस एग्जांपल सही था, CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CO2, दिस अ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 एंड वाटर। देखिए जब इस, देखो ये हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद में भी पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम रिएक्शन, मैं आपको रिकॉल कराऊंगी। इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम,
स्लेक लाइम ही बोलते जितना मुझे भी याद आ रहा है, स्लेक लाइम, ठीक है। ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये बेस है, बेस है, और ये क्या है, ये सोल्ट है, ये क्या है, ये सोल्ट है, और ये क्या है, सेम वाटर है, ये क्या है, वाटर है। देखियो लास्ट रिएक्शन से इसको भी रिलेट करो। अभी हमारे पास बेस है, सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है न्यूट्रलाइजेशन की तरह। सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कब होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते होंगे तभी होता है ना, लास्ट रिएक्शन की तरह ही। तो ये कहीं ना कहीं एसिड रहा होगा, ये कहीं ना कहीं एसिड रहा होगा, तभी तो एसिड और बेस आपस में मिलके सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, राइट, सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है, इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आया? इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि ये कहीं ना कहीं एसिड रहा होगा, कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। देखो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल कौन है, कार्बन, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, तो इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन है और डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्साइड है, मतलब दो ऑक्सीजन है, ठीक है। ये रिएक्शन हम कब करे थे, तो रिकॉल करो। देखो कॉम्बिनेशन में जब स्लेक लाइम का फॉर्मेशन हुआ था, जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन करा के स्लेक लाइम इसका फॉर्मेशन हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको मैंने बोला था कि व्हाइट वॉशिंग सफेदी में काम आता है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि सफेदी को जब 2-3 दिन हो गए होते हैं, उसको थोड़ा एक्सपोजर, थोड़ा टाइम मिल चुका होता है, तो जो वॉल्स होती है ना हमारे घर की, नई नई सफेदी के बाद 2-3 दिन बाद वो ग्लो करने लग जाती है, उसमें शाइन आ जाती है, एक चमक आ जाती है। वो किसकी वजह से थी, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। CO2 कहाँ से मिली, लोग आए गए होंगे, CO2 को एक्सेल किया होगा और एटमॉस्फेयर में आसपास के सराउंडिंग एरिया से CO2 आ गई होगी। तो जब सफेदी का CO2 से उसको रिएक्ट करा होगा, टाइम उसको एक ऐसे तो नहीं सफेदी होते ही टाइम स्टार्ट हो गया, तो 2-3 दिन एक ड्यूरेशन, एक टाइम की बात है। जब वो CO2 के साथ रिएक्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं शाइनिंग आई होगी, तो CaCO3 जो कि यहाँ पे सोल्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। समझ में आया? देखिए आज हमने मेनली क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पहले भी पढ़े हुए, कि एसिड और बेस का टेस्ट कैसा होता है थोड़ा सा। सेकेंडली हमने पढ़ा कि एसिड को नलीफाई करने के लिए बेस का यूज़ किया जाता है, एसिडिटी थी तो इनो का यूज़ किया था, राइट। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, डिफाइन इंडिकेटर्स, गिव इट एग्जांपल्स। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, एग्जांपल बताएं। ऐसे पूछने की संभावना नहीं है कि नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, उसको अलग से आप क्लासीफाई करो, इतना नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अगर आ गया तो 1% संभावना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए फोर्थ हमने पढ़ा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल, कैसे पता चलता है। इंडिकेटर्स में तो कलर से पता चला, ओल्फैक्टरी में कैसे पता चला था, स्मेल चेंज होने से पता चला, स्मेल चेंज होने से पता था। फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट पढ़ा क्या होता है जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है उसके बहुत कमी थे, जैसे जिंक कर गया, एल्यूमिनियम कर गया। उससे आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो किसका फॉर्मेशन था वहां पे, सोल्ट, CO2 और वाटर का। उससे नेक्स्ट क्या पढ़ा, जब मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है लास्ट में। और सबसे लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। ये जो दोनों एग्जांपल थे कि जब एसिड मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा या जब बेस नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन का ही पार्ट थे जो हमें कंक्लूजन दे रहे थे। ओके, आई होप आप सबको आज का पूरा रिएक्शन ठीक से समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, डेफिनेशन एग्जांपल्स का थोड़ा आइडिया मिला हो। आज मेरा थोड़ा गला खराब था, जुकाम हो रहा था,
मे भी आपको वॉइस में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, ठीक है। मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है कि आपको अच्छे से आवाज़ थोड़ी क्लियरिटी रहे, बल्कि आज गला ज़्यादा खराब था, देखिए। एंड फाइनली अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग्स से हमारे लेक्चर्स को शेयर करें। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इनको अपने दोस्तों से शेयर करें, उनके भी कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, उनको भी नॉलेज में थोड़ा सा बूस्ट होगा, थोड़े उनको भी एज होगा, थोड़ा फ़ायदा होगा। आई होप आप सब लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।